नमस्कार दोस्तों, ट्रू स्टोरीज के आज के इस एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और दोस्तों, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं श्री प्रकाश शुक्ला सीरीज की चौथी कहानी। दोस्तों, आज की कहानी को हमने एक खास शीर्षक से नवाजा है, एक खास टाइटल दिया है इसे आज की कहानी को, और ये टाइटल है बिहार के रक्त चरित्र में श्री प्रकाश शुक्ला की एंट्री। दोस्तों, एक तरफ श्री प्रकाश शुक्ला जहां उत्तर प्रदेश के सभी इलाकों में, चाहे पूर्वांचल का इलाका हो जिसका केंद्र था गोरखपुर, या फिर पश्चिमी उत्तर प्रदेश का गाजियाबाद इलाका हो या उससे सटा दिल्ली, या फिर लखनऊ के आसपास का इलाका हो या फिर इलाहाबाद, हर तरफ उसके नाम का दहशत व्याप्त हो चुका था। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह थी कि वो जब कभी किसी आपराधिक घटना को अंजाम देता था तो उसका तरीका कुछ ऐसा होता था कि चारों तरफ भय और दहशत का माहौल पैदा हो जाए। श्री प्रकाश शुक्ला के काम करने का एक और तरीका यह था कि उसकी नीति थी दागो और भागो, यानी वो ऑल ऑफ ए सडन उस जगह पे पहुंच जाता था जहां उसे किसी वारदात को अंजाम देना होता था, और उस वारदात को अंजाम देने के बाद वो अचानक से गायब हो जाता था और फिर उसका कोई सुराग किसी को पता नहीं चल पाता था। पुलिस लाख कोशिश कर रही थी, लेकिन श्री प्रकाश शुक्ला का कोई क्लू पुलिस को नहीं मिल पा रहा था। हालांकि इसकी एक वजह यह भी बताई जाती है कि उत्तर प्रदेश के बड़े बड़े रसूखदार लोग श्री प्रकाश शुक्ला को संरक्षण दिए हुए थे, उसे पुलिस से बचाने की हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। जाहिर है, ऐसे में उत्तर प्रदेश पुलिस के सामने चुनौती कई गुना ज्यादा बढ़ जा रही थी। वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश का जो पूर्वांचल का इलाका है उससे सटा प्रांत है बिहार, और बिहार में 1990 में जो नई सरकार बनी लालू प्रसाद यादव की, उसके बाद से ही एक अगड़े और पिछड़े की लड़ाई शुरू हो गई। और इस लड़ाई का जो स्वरूप था, जो उसका चरित्र था, वह था जातीय हिंसा। वर्षों से ऊंची जाति के लोग निम्न और मध्यवर्गीय जाति के लोगों को राजनीति के हाशिए पर रखे हुए थे, और सवर्णों के अलावा सत्ता में भागीदारी प्राप्त करने के लिए दलित और मध्यवर्ती जाति के लोग बहुत ही कड़ा संघर्ष कर रहे थे, लेकिन उन्हें कोई मुफीद मौका नहीं मिल पा रहा था। उनको यह मौका मिला 1990 से, जब लालू प्रसाद यादव बिहार की गद्दी पर बैठते हैं 1990 के चुनाव के बाद। लेकिन साथ ही साथ लालू यादव के सत्ता में आने के बाद जातीय हिंसा का बहुत तेजी से उभार होता है, और बिहार में जातीय नरसंहार की घटनाएं बदस्तूर जारी रहती हैं। किसी जातीय नरसंहार में 20 लोग मारे जाते हैं तो अगले नरसंहार में 40 लोग मारे जाते हैं, और यह जातीय नरसंहार इतना क्रूर तरीके से अंजाम दिया जाता था कि इनमें गर्भवती महिलाएं और छोटे छोटे बच्चों तक को नहीं छोड़ा जाता था। ये जातीय नरसंहार की घटनाएं ज्यादातर मध्य और दक्षिण बिहार के इलाके में घटित हो रही थीं। तो वहीं दूसरी ओर जो उत्तर बिहार का इलाका था, वहां पर जातीय गैंग वॉर चल रहा था। इस जातीय गैंग वॉर का नेतृत्व एक ओर जहां सवर्ण समाज के बाहुबली लोग कर रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर मध्यवर्ती जाति के लोगों का नेतृत्व लालू प्रसाद यादव के मंत्रिमंडल के दबंग मंत्री और नेता ब्रिज बिहारी प्रसाद कर रहे थे। ब्रिज बिहारी प्रसाद की पृष्ठभूमि में हम आपको बता दें कि ब्रिज बिहारी प्रसाद मुजफ्फरपुर के प्रतिष्ठित इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के बहुत ही मेधावी विद्यार्थी थे, और वहां से इंजीनियरिंग की परीक्षा पास करने के बाद, अपना कोर्स पूरा करने के बाद, ये कुछ वर्षों तक सिविल इंजीनियर के तौर पे नौकरी भी करते हैं। लेकिन इसके बाद राजनीति और अंडरवर्ल्ड की दुनिया से इनका संपर्क जुड़ जाता है, और यह जुड़ना स्वाभाविक भी था, क्योंकि समाज के संसाधनों पर वर्चस्व कायम करने के लिए जो जातीय संघर्ष चल रहा था उत्तर बिहार में, उसमें एक तरफ किसी न किसी को नेतृत्व करना ही था, और उस नेतृत्व को संभाला ब्रिज बिहारी प्रसाद ने। और दूसरी ओर सवर्णों का सत्ता के संसाधनों पर तो कब्जा था ही, और इसी संघर्ष का नतीजा सामने आता है 13 जून 1998 को पटना के इंदिरा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी IGIMS में ब्रिज बिहारी प्रसाद की बर्स्ट फायरिंग में हत्या।
उनके ऊपर ताबड़तोड़ पता नहीं अनगिनत राउंड गोलियां चलती हैं और मंत्री जी वहीं ढेर हो जाते हैं अस्पताल के परिसर के अंदर ही। इस घटना के बाद बिहार में दहशत व्याप्त नहीं होता, सन्नाटा छा जाता है। बताया जाता है कि 13 जून 1998 को बृज बिहारी प्रसाद के ऊपर AK-47 से IJMS हॉस्पिटल, जो कि पटना के एकदम सबसे मुख्य इलाके में है, उसके परिसर के अंदर जब वो कड़ी सुरक्षा घेरे में थे, उस समय ताबड़तोड़ AK-47 से गोलियां चलाई जाती हैं और मंत्री जी और उनके एकाध सुरक्षा कर्मी भी वहीं ढेर हो जाते हैं। और बृज बिहारी प्रसाद पर गोली चलाने वाले शख्स के तौर पे जिसका नाम उभर कर सामने आता है, वो नाम था श्री प्रकाश शुक्ला का। वही उत्तर प्रदेश का श्री प्रकाश शुक्ला, जिसने पूरे उत्तर प्रदेश में, भारत के सबसे आबाद प्रदेश उत्तर प्रदेश में, अपने आप को यमराज का पर्याय बना रखा था। और सबसे रोचक बात यह है कि जहां 13 जून 1998 को बृज बिहारी प्रसाद की हत्या होती है, वहीं ठीक अगले दिन 14 जून को उत्तर पूर्वी बिहार के पूर्णिया शहर में एक और बहुत बड़ी राजनीतिक हस्ती की हत्या कर दी जाती है। वो थे पूर्णिया से 4 बार के मार्क्सवादी विधायक अजीत सरकार। कहते हैं कि पूर्णिया के बाजार में 14 जुलाई को अजीत सरकार एक रिक्शे में बैठकर, उनका जीवन बड़ा ही सादा था, वे रिक्शे से चला करते थे जबकि 4 बार के विधायक थे। और उनका काम था कि जो बड़े बड़े भूस्वामी थे, यानी जिनके पास बड़े बड़े जोत थे, बड़े बड़े खेत थे, उनके खेतों पर वो लाल झंडा गाड़ देते थे और उनका यह प्रयास होता था कि जमीन का डिस्ट्रीब्यूशन भूमिहीन किसान और मजदूरों के बीच किया जाए, और उसमें वो काफी हद तक सफल रहे थे। लेकिन इसकी वजह से भूस्वामियों के गैंग के साथ या वर्ग के साथ उनका कटु संबंध चल रहा था और शायद इसी का नतीजा था अजीत सरकार की हत्या। अजीत सरकार 14 जून 1998 को पूर्णिया शहर में जब रिक्शे से जा रहे थे, तभी उनके ऊपर बस्ट फायरिंग होती है और वो मारे जाते हैं। और जब उनका पोस्टमार्टम होता है तो अजीत सरकार के शरीर से 107 के करीब गोलियां निकलती हैं। इस घटना में भी जो नाम उभर कर सामने आता है, गोलीबारी करने वाले जिस शख्स का नाम उभर कर सामने आता है, उसका नाम था श्री प्रकाश शुक्ला। वही श्री प्रकाश शुक्ला जिसने एक दिन पहले लालू प्रसाद यादव मंत्रिमंडल के पूर्व सदस्य रहे, यानी पूर्व मंत्री रहे बृज बिहारी प्रसाद की हत्या में उसका नाम सामने आया था। लेकिन अगले ही दिन पूर्णिया शहर में एक और राजनीतिक हस्ती की हत्या होती है। अजीत सरकार की हत्या के मामले में बिहार के कई राजनीतिक लोगों के ऊपर उंगली उठती है। इसी मामले में जाप पार्टी के जो वर्तमान अध्यक्ष हैं पप्पू यादव, वो 8 साल जेल में रहे। हालांकि आगे चल करके वो सबूतों के अभाव में पटना हाईकोर्ट से बरी हो जाते हैं। लेकिन अजीत सरकार की हत्या और बृज बिहारी प्रसाद की हत्या के बाद बिहार की राजनीति में बिल्कुल सन्नाटा छा जाता है। कहते हैं कि IJMS हॉस्पिटल में 13 जून 1998 को जिस जगह पर बृज बिहारी प्रसाद का शव गिरा हुआ था, वहां पर उनकी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को पैर रखने में डर लग रहा था। कई नेताओं के बारे में तो ऐसी भी जानकारी मिली कि वे अस्पताल के परिसर में प्रवेश करने से भी थर्रा रहे थे। और तो और अगले दिन जब बृज बिहारी प्रसाद का फ्यूनरल था, यानी जब उनकी शव यात्रा होनी थी, तो बहुत सारे लोग डर के मारे उस शव यात्रा में भाग लेने से बचने की कोशिश कर रहे थे। उनको डर था कि कहीं ऐसा नहीं हो कि शव यात्रा के ऊपर ही AK-47 से बस्ट फायरिंग हो और उनमें से कई सारे लोग मारे जाए। इस गोलीबारी कांड को अंजाम देने के मामले में जिस व्यक्ति का नाम उभर कर सामने आ रहा था, वो अपने आप में उत्तर प्रदेश, बिहार और पूरे उत्तर भारत में दहशत का पर्याय बन चुका था। दोस्तों, अगर हम बात करें बृज बिहारी प्रसाद हत्या की पृष्ठभूमि की, तो जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि 1990 के आसपास जब लालू प्रसाद यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनते हैं, तो उनके मंत्रिमंडल के जो सदस्य थे उनमें एक अहम चेहरा थे बृज बिहारी प्रसाद, जो लालू यादव के मंत्रिमंडल में साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर हुआ करते थे।
उस मुजफ्फरपुर में जहां सवर्ण जाति के लोगों का एक छत्र वर्चस्व चलता था, रघुनाथ पांडे उन सब के बाबा हुआ करते थे, मठाधीश हुआ करते थे, और वहां पर सवर्णों का एक बहुत मजबूत गैंग सक्रिय था, जिसने वहां की राजनीति और समाज के संसाधनों पर वर्चस्व कायम करके रखा हुआ था। उस मुजफ्फरपुर में बृज बिहारी प्रसाद ने उनको बहुत जोरदार चुनौती दी थी, और आगे चलकर के जब बृज बिहारी प्रसाद मंत्री बन गए, तब तो वो सवर्णों के गैंग के लिए काल साबित हुए। सवर्णों के गैंग का नेतृत्व जहां एक ओर कर रहे थे अशोक सम्राट, छोटन शुक्ला और भुटकुन शुक्ला, इनके अलावा राजन तिवारी और देवेंद्र दुबे, ये लोग भी बिहार में सवर्णों के गैंग का नेतृत्व कर रहे थे। आगे चलकर के एक और दबंग और बाहुबली सवर्ण बाहुबली का नाम उभर कर सामने आता है, जिनका नाम था सूरजबान। लेकिन सवर्णों के इस गैंग पर बृज बिहारी प्रसाद 1990 के बाद हमेशा ही भारी पड़ते रहे, और 1995 में छोटन शुक्ला और अशोक सम्राट की हत्या हो जाती है। इसमें नाम आता है बृज बिहारी प्रसाद का कि उन्होंने धोखे से घिरवा करके प्रशासन की मदद से इन दोनों को मरवा डाला। कुछ दिनों के बाद छोटन शुक्ला के छोटे भाई भुटकुन शुक्ला, जो कि एक बहुत ही बड़ा शार्प शूटर था, उसकी भी हत्या हो जाती है। इन 3 हत्याओं के बाद बिहार में सवर्णों के गैंग के अस्तित्व पर, सवर्णों के जो बाहुबली थे उनके अस्तित्व पर संकट पैदा हो जाता है। सवर्णों के बाहुबलियों से जुड़ा एक और नाम था आनंद मोहन सिंह का, जिनकी पत्नी लवली आनंद ने 1994 में लालू प्रसाद के राजनीतिक वर्चस्व को उत्तर बिहार में चुनौती दी थी, और लालू यादव के कैंडिडेट किशोरी सिन्हा को वैशाली लोकसभा सीट के उपचुनाव में पराजित कर दिया था। तो आनंद मोहन भी एक बहुत ताकतवर चेहरे के रूप में सवर्णों की ओर से उभर रहे थे। छोटन शुक्ला की हत्या के बाद जब उनकी शव यात्रा मुजफ्फरपुर के पास से गुजर रही थी, तो बगल के जिले गोपालगंज के डीएम जी कृष्णैया अपने सरकारी वाहन से कहीं जा रहे थे, लेकिन रास्ते में ही शव यात्रा से उनका सामना होता है, और कहते हैं कि जी कृष्णैया को सिर्फ एक सरकारी व्यक्ति होने के कारण, लालू प्रसाद यादव की सरकार थी, बृज बिहारी प्रसाद सरकार में मंत्री थे, और बृज बिहारी प्रसाद का नाम आ रहा था छोटन शुक्ला की हत्या में, तो इसी आक्रोश में ये लालू यादव का अधिकारी है, सिर्फ इस नाम पर शव यात्रा में शामिल भीड़ ने जी कृष्णैया को गाड़ी से खींच कर निकाला और उनको कुचल कर मार डाला, और जब वो मर चुके थे उसके बाद उनको गोली मार दी गई थी। इतना आक्रोश था। तो ये तो 95 की कुछ घटनाएं रहीं, जबकि छोटन शुक्ला, भुटकुन शुक्ला और अशोक सम्राट मारे गए। लेकिन सबसे जो बड़ा टर्निंग पॉइंट था वो था 1998 का लोकसभा चुनाव। 1998 के लोकसभा चुनाव के दौरान उत्तर बिहार के मोतिहारी लोकसभा सीट से बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी रमा देवी चुनाव लड़ रही थी। हालांकि अब बृज बिहारी प्रसाद मंत्री नहीं थे, वे मेधा घोटाले में फंस चुके थे, और मंत्री पद से इस्तीफा देने के बाद आईजीआईएमएस में स्वास्थ्य लाभ ले रहे थे, माने इलाज करा रहे थे, और उनको इस बात का अंदेशा था कि उनके ऊपर बहुत ज्यादा, उनकी जिंदगी पर बहुत ज्यादा खतरा है। तो इस वजह से उनको बहुत ही कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी मुहैया कराई गई थी, क्योंकि वो सरकार के साथ जुड़े हुए थे। और उनकी पत्नी यानी बृज बिहारी प्रसाद की पत्नी मोतिहारी से लोकसभा का चुनाव लड़ रही थी, और उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे थे उत्तर बिहार के सभी जो सवर्ण बाहुबली थे, उनके सिरमौर कहे जाने वाले देवेंद्र दुबे। और इसी चुनाव के दौरान ही, जब इलेक्शनरिंग यानी चुनाव प्रचार चल रहा था, उसी समय जब एक बार अपने जीप से देवेंद्र दुबे कहीं जा रहे थे, उनके ऊपर 70 से 80 गोलियां चलाई जाती हैं। हालांकि इस गोलीकांड में श्री प्रकाश शुक्ला का हाथ नहीं था, क्योंकि श्री प्रकाश शुक्ला तो इनके तरफ से शायद कहते हैं कि आया था, आगे चल करके इनका बदला लेने के लिए आया था। तो उसी चुनाव प्रचार के दौरान 1998 के लोकसभा चुनाव के चुनाव प्रचार के दौरान ही देवेंद्र दुबे के काफिले पर, उनके जीप पर कई सारी गोलियां चलाई जाती हैं, और 70 से 80 के करीब गोलियां चलाई जाती हैं, और देवेंद्र दुबे के शरीर से 60 से ज्यादा गोलियां बरामद होती हैं। पोस्टमार्टम में देवेंद्र दुबे भी मारे जाते हैं।
देवेंद्र दुबे के मारे जाने के बाद कहते हैं कि जो सवर्ण बाहुबली थे वे सब के सब बहुत सतर्क हो जाते हैं और सब एकजुट होकर के उन लोगों ने ही उत्तर प्रदेश से श्री प्रकाश शुक्ला को आमंत्रित किया और उसने 13 जून 1998 को IGIMS में घुसकर बिहार सरकार के पूर्व मंत्री, जो कि अब मेधा घोटाले में फंसने के बाद मंत्री नहीं रहे थे, 13 जून 1998 को जब उनकी हत्या हुई थी उस समय बिहार सरकार के पूर्व मंत्री और सबसे दबंग सत्तारूढ़ दल के नेता ब्रिज बिहारी प्रसाद को AK-47 की बस्ट फायरिंग में मार गिराया जाता है। कहते हैं कि ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या के बाद उत्तर बिहार की राजनीति पर लालू प्रसाद यादव की पकड़ ढीली होने लगती है और जहां 1995 के बिहार विधानसभा चुनाव में लालू प्रसाद यादव को अपने दम पर बहुमत प्राप्त हो चुका था, वहीं 5 साल बाद यानी सन 2000 के बिहार विधानसभा चुनाव में उनकी पार्टी बहुमत के आंकड़े को छू नहीं पाती। लेकिन खैर, कांग्रेस के बाहरी सपोर्ट से लालू प्रसाद यादव 2005 तक सत्ता में बने रहते हैं, लेकिन 2005 में उनकी सरकार उखड़ जाती है। इतनी कम सीटें मिलती हैं कि वे अब सरकार बनाने की स्थिति में नहीं थे और धीरे धीरे उनकी पार्टी का डेसिमेशन होता रहता है। और इसकी सबसे बड़ी वजह यही थी कि लालू प्रसाद यादव के शासनकाल में जिस तरीके से हर जाति के बाहुबलियों को उभरने और मनमाने तरीके से सत्ता और सामाजिक संसाधनों पर वर्चस्व कायम करने की छूट मिली हुई थी और जिस तरीके से अराजकता का एक माहौल व्याप्त था, जनता के बीच भय का माहौल व्याप्त था, उसकी वजह से बिहार भय के दलदल में धंसता चला गया। हालांकि 2005 में उनकी सत्ता चली गई और उसके बाद बिहार में काफी कुछ बदल चुका है। तो दोस्तों, ये थी बिहार के रक्त चरित्र में श्री प्रकाश शुक्ला की एंट्री। हालांकि 13 जून 1998 को ब्रिज बिहारी प्रसाद की हत्या होती है। 14 जून 1998 को अजीत सरकार, जो एक मार्क्सवादी नेता थे, उनकी हत्या होती है। लेकिन सितंबर में श्री प्रकाश शुक्ला भी खुद मारा जाता है। तो दोस्तों, अगले एपिसोड में आपके लिए लेकर आने वाले हैं श्री प्रकाश शुक्ला के अंत की कहानी। तो दोस्तों, चलिए अब मिलते हैं अगले एपिसोड में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।